हमारे देश में प्रतिदिन बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा बाल यौन शोषण का है, जो बच्चों को दिन प्रतिदिन मानसिक, शारीरिक और सामाजिक आघात पहुंचा रहा है। ऐसे बाल यौन शोषण को रोकने के लिए हमारे देश में पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, जो बच्चों को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इस एक्ट के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपको बच्चों के कानून के बारे में बताया था, जिसमें मैंने दूसरे कानून पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे पॉक्सो एक्ट के बारे में, जो बाल यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को उनके अधिकार और उनकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए बना हुआ है। पॉक्सो का पूरा नाम द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है, जो दोषियों को जेल भेजने और बच्चों को एक नई सुबह, नई किरण प्रदान करने का काम करता है। और सबसे बड़ा रोल हमारी पुलिस का है, जो बच्चों के बाल यौन शोषण के मामले में अपना रोल अदा करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। पॉक्सो कानून लैंगिक अपराध से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 14 नवंबर 2012 से लागू हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पॉक्सो की पूरी जानकारी मिलेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, वीडियो में पॉक्सो एक्ट को लेकर व्यवहारिक समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है, जिसके साथ ही पुलिस के रोल को बेहतर और विस्तृत ढंग से बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपसे निवेदन है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल में बच्चों से संबंधित जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। ऐसी जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सुबह सुबह ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? क्या हुआ? क्या बताऊं, कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही केस सुलझा लो, लेकिन एक गलती और सब किया धरा पानी में। अरे बताओगे भी, हुआ क्या है? कुछ दिन पहले एक औरत आई थी थाने में। उसकी शिकायत थी कि उसकी 14 साल की बेटी के साथ पड़ोस के किसी आदमी ने गंदी हरकत की है। थानेदार साहब ने मामला मुझे दे दिया। सारे केस मेरे ही सर डालते हैं, एक और पकड़ा दिया। अब मैं पिछले केस में उलझा हुआ था, तो मैंने बोल दिया कि बाद में देख लूंगा। उसके बाद मेरे ध्यान से यह मामला उतर गया। आज सुबह एसपी साहब का फोन आया। कहने लगे मामला तुरंत क्यों नहीं देखा। बोलने लगे कि मेरी शिकायत हो गई है बाल आयोग में और बाल आयोग मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहा है। और अब एसपी साहब कह रहे हैं कि वो मुझे लाइन हाजिर भी कर देंगे। मतलब बिना पिछला रिकॉर्ड देके एक केस पर इतना बवाल। शांत हो जा मेरे भाई, पहले ये तो बता कि केस दर्ज क्यों नहीं किया। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने सोचा कि पहले पूछताछ करूंगा, खुद जाकर समझूंगा मामला सही भी है या नहीं, फिर करूंगा कागजी कार्रवाई। अब पता नहीं ये बैठे बिठाए मेरे ऊपर कौन सा केस हो गया है। परेशान मत हो, समस्या तो है, लेकिन शायद इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं एक महिला को जानता हूँ जो बच्चों के कानून की अच्छी जानकार है। अगर बोलो तो उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्या पता कोई रास्ता ही निकल जाए। मिलवाओ ना भाई, डूबते को तिनके का सहारा काफी है। मैं मिलवाता हूँ, लेकिन अब एक मेरी बात मानो और उस महिला को बुलाकर उसकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दो। कुछ भी हो, मामला तो गंभीर है ही। ठीक कहते हो भाई, मैं आज ही ये करता हूं, लेकिन आप उन वकील साहिबा से मेरी मुलाकात जल्द करवा दीजिए बस। नमस्ते आराधना जी, ये मेरे वही दोस्त है जिनकी समस्या के बारे में मैंने आपसे बात की थी। नमस्कार जी, आइए बैठिए। गलती आपकी नहीं, कई लोगों को इस कानून के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है। आपका मतलब पॉक्सो कानून? हाँ, पॉक्सो। ये बच्चों पर किसी भी तरह के लैंगिक अपराधों से जूझने के लिए बहुत प्रभावशाली कानून है। इसका पूरा नाम है लैंगिक अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012। काफी जद्दोजहद के बाद ये कानून 14 नवंबर 2012 को जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू हुआ। मतलब इस तारीख को या इसके बाद घटित हुए किसी भी बच्चे के लैंगिक शोषण के मामले में
कार्यवाही इस कानून के तहत ही की जाएगी। लेकिन बलात्कार और छेड़खानी जैसे अपराधों के लिए पहले से ही भारतीय दंड संहिता है, तो फिर सरकार को अलग से ये नया कानून लाने की जरूरत क्या पड़ गई? चलिए, तो आप मुझे एक बात बताइए, आप जिस मामले में फंस गए हैं उस मामले में पीड़ित एक 14 साल की लड़की है। जी। लेकिन अगर ये छेड़छाड़ किसी 14 साल के लड़के के साथ हुई होती तो? लड़का? जी, लड़का। आपको क्या लगता है कि लोग लड़कों के साथ गंदी हरकत नहीं करते? जी होता तो है, लेकिन उसके लिए आईपीसी 377 है ना। वो तो अप्राकृतिक संभोग के लिए है, छेड़छाड़ के लिए भी आप 377 ही लगाएंगे? नहीं, छेड़छाड़ में तो 377 नहीं लगा सकते। तो फिर एक लड़के के साथ लैंगिक छेड़छाड़ में आईपीसी या किसी दूसरे कानून की कौन सी धारा लगाएंगे? बस इस खामोशी का ही जवाब है पॉक्सो। इस प्रकार के मामले में आप पॉक्सो की धारा 11 और 12 के तहत मामला दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि पॉक्सो एक लिंग निरपेक्ष कानून है जो मानता है हर तरह के लैंगिक अपराध हर बच्चे के साथ हो सकते हैं, फिर चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की। अच्छा? जी, पॉक्सो कानून तो अलग है ही, पुलिस और अदालतों के इन मामलों पर काम करने के तरीके और सिद्धांत भी अलग है। जिन अपराधों को हम भारतीय दंड संहिता में बलात्कार कहते हैं, उसको पॉक्सो कानून में लैंगिक हमला बोला गया है, और लैंगिक हमले के अपराध का दायरा बलात्कार से ज्यादा बड़ा है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऐसा मामला आपके पास आए जिसमें किसी वयस्क व्यक्ति ने किसी बच्चे के गुप्त अंगों में उंगली या कोई और वस्तु डालकर लैंगिक शोषण किया हो, तो क्या आप इस व्यक्ति पर बलात्कार का अपराध दर्ज कराएंगे? नहीं, ये बलात्कार तो नहीं हुआ, पर शायद चोट पहुंचाने का मामला जरूर बने। लेकिन क्या ये घटना सिर्फ चोट पहुंचाने की है? नहीं, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर और घिनौना अपराध है। शायद हम उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 376 लगा सकें। पर शायद आप 376 भी ना लगा पाए, और इसी चूक को पॉक्सो कानून दूर करता है। ये अपराध पॉक्सो कानून की धारा 3 में बिल्कुल फिट बैठता है, और इसकी सजा भी 376 से कहीं ज्यादा है। आप पॉक्सो की धारा 3 से 18 तक देखेंगे तो आपको बहुत सारे नए अपराध मिल जाएंगे। ये तो ठीक है मैडम, लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि बाल आयोग ने मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमा क्यों दर्ज करवाया। जैसे पॉक्सो के अपराध की जानकारी पुलिस को ना देना एक अपराध है, ठीक उसी तरह पुलिस के द्वारा ऐसे अपराध की जानकारी मिलने पर उसको रिकॉर्ड ना करना भी पॉक्सो की धारा 21 में दंडनीय है। यहाँ एक और बात ध्यान देने लायक है, पुलिस को बच्चे के विरुद्ध लैंगिक अपराध होने या होने की संभावना की जानकारी देना पॉक्सो की धारा 19 में अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ किसी के प्रति दुर्भावना से ऐसे अपराधों की झूठी शिकायत करना भी धारा 22 में एक अपराध है। इसका भी ध्यान पुलिस को ही रखना है। ये क्या बात हुई? आप इसकी वजह को समझने का प्रयास करिए। हम सबको पता है कि लैंगिक अपराधों के मामले में हमारे समाज में लोग आसानी से पुलिस के पास नहीं जाते, और बच्चे के मामले में तो और भी नहीं, क्योंकि परिवार के मन में सबसे बड़ा डर होता है समाज में बदनामी का। शर्म और लिहाज ठीक है, लेकिन गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर माँ आपको आकर खुद बता रही है कि उसकी बेटी के साथ कोई दुष्कर्म हुआ है, तो आपका रिपोर्ट ना लिखना उसको हतोत्साहित करता है, साथ ही और लोगों को भी ऐसे मामले सामने लाने का हौसला नहीं देता। पॉक्सो कानून सरकार द्वारा हमारा सामाजिक माहौल बदलने की कोशिश है। ऐसे प्रावधान से जनता और पुलिस दोनों ही ऐसे मामलों में कार्रवाई करने को बाध्य हैं, ताकि कोई मासूम बच्चा लैंगिक शोषण का शिकार ना हो। आपके मामले में जब आपने लड़की की मां को थाने से वापस भेज दिया, तो वो अपनी समस्या लेकर राज्य बाल आयोग के पास चली गई। अब आयोग को यह पता चला कि मां थाने गई थी, फिर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो आयोग ने आपके अधीक्षक से जवाब मांगा। अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज न करने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया, और इसीलिए आपके ऊपर पॉक्सो का मामला दर्ज करने से चूक जाने का अपराध लगाया गया है। कितनी सजा है पुलिस को जानकारी न देने और पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज न करने पर? आप पॉक्सो की धारा 19(1) और 19(2) देखिए। इन दोनों प्रावधानों का उल्लंघन पॉक्सो की धारा 21 में दंडनीय है, जहां 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। पुलिस के लिए और क्या प्रावधान है इस कानून में? जब आप बच्चे का बयान दर्ज करें तो ये ध्यान रखें कि ये बयान जहां तक संभव हो
कम से कम उप निरीक्षक स्तर की कोई महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करे, और जो कोई भी बयान दर्ज करे वो बच्चे ने जैसे बोला बिल्कुल वैसा ही बयान लिखे। बच्चे के शब्दों को अपनी समझ के अनुसार बदले नहीं। बयान लेने वाला पुलिस अधिकारी वर्दी में ना हो। बयान या तो बच्चे के घर जाकर लिखा जाए या फिर ऐसी जगह लिखा जाए जो बच्चे की सुविधा के अनुसार हो। बयान लिखने के लिए किसी भी सूरत में बच्चे को रात में थाने पर नहीं रोका जाएगा, और पुलिस अफसर की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा और आरोपी किसी भी समय और किसी भी सूरत में एक दूसरे के संपर्क में ना आने पाए। ये सारे प्रावधान आपको पॉक्सो की धारा 24 में मिल जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे के अभिभावक ही बयान देने की जिद करें तो? पॉक्सो ये साफ करता है कि बयान तो सिर्फ बच्चे का ही होगा। शुरुआत में अभिभावक शिकायत कर सकता है, लेकिन जब कार्यवाही आगे बढ़ेगी तब पुलिस केवल पीड़ित बच्चे का ही बयान लिखेगी। बच्चे के अभिभावक या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता हो, बयान की प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। इस प्रावधान की वजह यह है कि बच्चा अपने परिचित और विश्वस्त लोगों की मौजूदगी में बिना डरे और घबराए अपना बयान दे पाए। इसको इसी भावना में लेकर पुलिस को काम करना चाहिए। और हाँ, आप अभिभावक को ये बता सकते हैं कि वो इस दौरान बच्चे के बयान को प्रभावित करने का प्रयास ना करे। ऐसी परिस्थिति को सूझबूझ से संभालना बयान दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के कौशल पर निर्भर करता है। लेकिन अगर बच्चा बोल ना सकता हो, अपनी उम्र या किसी तरह की असक्षमता के कारण, तब कोई 2 या 3 साल का बच्चा तो बयान नहीं दे पाएगा ना। पॉक्सो कानून कहता है कि अगर केवल बातचीत के आधार पर बच्चों का बयान लिखना संभव ना हो तो पुलिस को विशेषज्ञों की मदद लेकर बयान लिखना चाहिए। छोटे बच्चों या मानसिक रूप से अविकसित बच्चों या कोई दूसरी भाषा बोलने वाले बच्चों के संवाद समझने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी मदद लेकर पुलिस बच्चे की बात को समझ सकती है। जैसे कई बार बच्चे कोई चित्र बनाकर अपनी बात जाहिर करते हैं, तो जो ऐसे मामलों के जानकार विशेषज्ञ होते हैं उनकी मदद लेकर बयान लिखने की हिदायत कानून देता है। लेकिन ये विशेषज्ञ कोई भी हो सकता है या फिर कोई खास रूप से इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है? हर राज्य में एक महिला एवं बाल विकास विभाग होता है। कुछ राज्यों में समाज कल्याण विभाग होता है। इस विभाग द्वारा हर जिले में एक जिला बाल कल्याण इकाई होती है। इस इकाई का काम होता है ऐसे विशेषज्ञों का एक पैनल बनाना, और जरूरत पड़ते ही आपको इस इकाई से संपर्क करना होता है, ये पता करने के लिए कि किस विशेषज्ञ को इस काम के लिए तय किया गया है। अगर बच्चे के साथ कुकर्म उसके अपने माता पिता या घर का ही कोई सदस्य कर रहा हो तो ऐसे में अपराधी को तो हम गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन कई बार परिवार वाले बच्चे को कोई बयान ही नहीं देने देते या फिर उस पर दबाव डालकर मामले को खत्म कर देते हैं। हाँ, ये समस्या काफी बार सामने आती है। मान लीजिए कोई पिता ही अपनी बच्ची के साथ कुकर्म करता पाया जाता है, तो कई बार खुद माँ ही इस बात को छुपाती है, ये सोचकर कि पति जेल चला गया तो घर कौन चलाएगा, परिवार की बदनामी होगी। लेकिन ऐसे मामलों को भी सुलझाया जा सकता है। जैसे ही आपको परिस्थिति समझ आए तो ऐसे बच्चे को बाल कल्याण समिति यानी CWC के पास ले जा सकते हैं, जो ये तय करती है कि बच्चा कहाँ रहेगा और उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा। उसके पुनर्वास के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसके लिए भी समिति आदेश पारित करती है। तो क्या हर पीड़ित बच्चे को बाल कल्याण समिति के पास ले जाना होता है? देखिए, पॉक्सो के तहत दर्ज हर मुकदमे की जानकारी 24 घंटे के अंदर बाल कल्याण समिति को देना जरूरी होता है, लेकिन हर मामले में पीड़ित बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने ले जाने की जरूरत नहीं। केवल 3 परिस्थितियों में ही पीड़ित बच्चे को बाल कल्याण समिति के पास ले जाना होता है, ताकि समिति ये फैसला कर सके कि ऐसे बच्चे को कहाँ सुरक्षित रखा जाए। पहली, जब अपराधी बच्चे के ही घर पर उसके साथ रहता हो। दूसरी, जब पीड़ित बच्चे के सर पर कोई छत ना हो। और तीसरी, जब पीड़ित बच्चा किसी संस्था में रहता हो और अनाथ हो। ऐसा बच्चा देखभाल एवं संरक्षण वाले बच्चे की कैटेगरी में आता है, इसलिए इस बच्चे को JJ एक्ट के तहत समिति के पास ले जाना होता है। आपने पहले बताया कि पॉक्सो की हर मुकदमे की जानकारी समिति को देना जरूरी है, ऐसा क्यों? ताकि अगर पीड़ित के परिवार को उस मामले में किसी एक व्यक्ति की मदद लगातार चाहिए हो तो समिति सहयोग कर सके। जैसे मान लीजिए पीड़ित का परिवार बिल्कुल अनपढ़ है
और उनको समझना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो ऐसे मामलों में समिति एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त कर सकती है। समिति किसी को भी इस काम के लिए नियुक्त कर सकती है। वो कोई सरकारी अफसर हो सकता है, या फिर किसी सामाजिक संस्था का व्यक्ति हो सकता है, या फिर स्वयं सामाजिक संस्था भी हो सकती है। ऐसा सपोर्ट पर्सन फिर बच्चे और उसके परिवार के लिए काम करता है, जैसे जरूरी जानकारी पता करना, अधिकारियों से मिलना, बच्चे के लिए जो भी जरूरी हो वो करने का प्रयास करना। अगर समिति किसी मामले में कोई सपोर्ट पर्सन नियुक्त करती है तो फिर पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है कि इस बात की जानकारी पॉक्सो की विशेष अदालत को तुरंत दी जाए, ताकि अदालत को ये पता रहे कि इस मामले में एक सपोर्ट पर्सन नियुक्त है। पुलिस और सपोर्ट पर्सन को मिलकर बच्चे के भले के लिए काम करना होता है, तो इसलिए पुलिस के द्वारा सपोर्ट पर्सन को सहयोग पूरी तरह से मिलना चाहिए। आपने अभी पॉक्सो की विशेष अदालत का जिक्र किया, ये कौन सी अदालत होती है? पॉक्सो के सारे मामले सुनने और फैसले के लिए हर एक जिले में एक खास अदालत होती है। वैसे इसका नाम बाल अदालत या चिल्ड्रन कोर्ट होता है, लेकिन इसको पॉक्सो कोर्ट या स्पेशल कोर्ट के नाम से भी पुकारा जाता है। ये सेशन जज दर्ज की अदालत होती है। बाल न्यायालय मतलब जेजेबी? नहीं, जेजेबी तो वो अदालत होती है जहां अपराध करने वाले बच्चे पर मुकदमा चलता है। लोग आम बोलचाल में जेजेबी को ही बाल अदालत बोलते रहते हैं, लेकिन बाल अदालत और बाल न्याय परिषद या जेजेबी दोनों अलग अदालतें हैं। जेजेबी प्रथम श्रेणी न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालत होती है, जबकि बाल न्यायालय सेशन जज की अदालत होती है। पॉक्सो के मुकदमे में अपराधी को बाल न्यायालय में पेश किया जाता है और वहीं चालान भी दाखिल होता है। बाल न्यायालय को ही पॉक्सो कोर्ट या स्पेशल कोर्ट भी बोलते हैं। लेकिन अगर अपराध का आरोपी कोई बच्चा ही है तभी मामला बाल न्यायालय ही जाएगा? जी नहीं, अगर आरोपी बच्चा है यानी घटना के समय वो 18 वर्ष से कम आयु का है, तो ऐसे मामले को जेजेबी यानी बाल न्याय परिषद लेके जाना होता है। ऐसे मामले को सुनते समय जेजेबी ही बाल न्यायालय का काम करती है। समझ में आ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि पुलिस को और क्या क्या जिम्मेदारी निभानी होती है? अगर अपराध की जानकारी मिलने पर आप ये देखें कि बच्चे को तुरंत चिकित्सा की जरूरत है, तो वो दिलाना पुलिस की जिम्मेदारी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जानकारी समय समय पर पीड़ित पक्ष को देते रहना, आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी का समाचार पीड़ित पक्ष को देना, आरोपी की जमानत की अर्जी लगने पर तुरंत पीड़ित पक्ष को बताना, अदालत में लगने वाली तारीखों की जानकारी देना और ये भी बताना कि बच्चे को मुआवजा मिलेगा और इसमें मदद करना। मुआवजा? जी, पॉक्सो एक्ट में ये भी एक अच्छी बात है। पीड़ित बच्चा अंतरिम और अंतिम मुआवजे का हकदार होता है। और ये मुआवजा कौन देगा? राज्य सरकार देगी, लेकिन उसका आदेश पॉक्सो कोर्ट से आएगा। एक तो मामला दर्ज होते ही पॉक्सो कोर्ट या तो स्वतः संज्ञान पर या फिर इस मामले पर कोई लिखित आवेदन मिलने पर बच्चे की तुरंत की जरूरतों को ध्यान में रखकर अंतरिम मुआवजे का आदेश देगी। अंतिम फैसला सुनाते वक्त अदालत पीड़ित को मुआवजे का आदेश दे सकती है। अंतिम मुआवजे की धनराशि से अंतरिम मुआवजे की धनराशि घटा ली जाएगी। पुलिस भी बच्चे को मुआवजा दिलाने के लिए आवेदन अदालत में दे सकती है या परिवार को सहयोग दे सकती है। मैडम, अब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे अनजाने में क्या भूल हो गई। मैं यकीनन इस केस की पॉक्सो नियमों के अनुसार छानबीन करूंगा और पॉक्सो के बारे में जानकारी अपने साथियों को भी दूंगा। ये तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप समय निकालकर एक बार पॉक्सो एक्ट और पॉक्सो नियम 2012 को विस्तार से पढ़ जरूर लें। वैसे तो उम्मीद है मैंने आपके काफी सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा, लेकिन ज्ञान कभी जाया नहीं जाता, तो एक बार खुद पढ़ लेना भी बेहतर ही होगा। जी बिल्कुल आराधना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने पूरा देखा होगा और पॉक्सो एक्ट की बेहतर समझ इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लोगों को तक शेयर करना और लाइक करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।